तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। ये हमारा कर्ण बैच है और इस कर्ण बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं 11th क्लास की फिजिक्स को, जिसका चैप्टर नंबर 4 है और इस चैप्टर नंबर 4 का नाम है समतल में गति। ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज मैं इस वीडियो में क्या डिस्कस करने वाला हूँ, सबसे पहले वही बता देता हूँ। सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कि आखिर स्केलर और वेक्टर क्वान्टिटीज़ क्या होती हैं, आई मीन जो हमारी अदिश और सदिश राशियाँ क्या होती हैं। अब आप सोच रहे हो अरे ये तो आसान टॉपिक है, आसान है, पर किसी भी चैप्टर की शुरुआत तो हम बेसिक से ही से करेंगे ना। तो ये अदिश और सदिश राशियां जब कंप्लीट हो जाएंगी फिर हम बात करेंगे स्थिति सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, इन सदिशों की जरूरत क्या पड़ी उसके बारे में बात करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर को देखेंगे, इसका मतलब हम लोग सदिशों के वर्गीकरण को देखेंगे कि जैसे समान सदिश क्या होता है, असमान सदिश क्या होता है, लंबकोणीय सदिश क्या होता है, एकांक सदिश क्या होता है। इनको हम लोग हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बेटा फिर हम आपको बताएंगे कि पैरेलल शिफ्टिंग क्या होती है। इसका मतलब जो सदिशों से संबंधित आपके न्यूमेरिकल आएंगे वो कैसे करोगे, दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, वो यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो इतना सब कुछ हम लोग इस क्लास में आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए क्लास को शुरू कर दिया जाए, क्योंकि गुरुजी हैं तो संभव है। लेकिन उससे पहले मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने इससे पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दी गई है, आप वहाँ से जाकर इसको देख सकते हैं। अदिश राशि और सदिश राशि, अभी तक हम लोगों ने जो पिछले चैप्टर में पढ़ा, उस पिछले चैप्टर में पढ़ा कि कोई भी एक अगर वस्तु है तो वो एक सरल रेखा में गति करेगी, या तो ये धन दिशा की ओर जाएगी और या तो ये फिर क्या है ऋण दिशा की ओर आएगी। यहाँ पे हमें सदिशों की जरूरत नहीं पड़ी, हमने त्वरण से, दूरी से, विस्थापन से, इनसे काम चला लिया। लेकिन अब समस्या हो गई, समस्या यह हो गई कि अगर एक विमीय गति है, वन डायमेंशनल है, तो आसानी से निकाल लोगे कि उसकी पोजीशन कहाँ पर है। हाँ भाई, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट थी, थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गई तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी पोजीशन निकाल ली। लेकिन समस्या ये हो गई कि अगर कहीं बाई चांस, मेरी बात समझिएगा, इन सदिशों की जरूरत क्यों पड़ी पहले मैं ये बता रहा हूँ। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है और ये क्या कर रही है, द्विविमीय गति में है, आई मीन ये 2 डायमेंशनल है, या फिर मैं कहूँ कि ये 3 डायमेंशनल है। मेरी बात ध्यान से समझने की प्लीज़ कोशिश करना, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ है, यहाँ पर है। इस केस में क्या कहाँ है, यहाँ पर, और ये y है और ये क्या हो गया, मान लो x हो गया। तो इसमें हम लोगों को सदिशों की जरूरत पड़ेगी, इसमें हमें सदिशों की जरूरत पड़ेगी। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक ये इसका पोजीशन वेक्टर, आई मीन इस जो है स्थित सदिश है। फिर हम यहाँ से ओरिजिन से मेजर करेंगे तो हम कह देंगे ये इसकी स्थित सदिश है। लेकिन रिजल्टेंट मेरा क्या आएगा, ये आएगा। तो मतलब इसलिए मुझे यहाँ पे सदिशों की जरूरत पड़ी। तो आप समझ गए होंगे कि सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आप लिख सकते हैं इस चैप्टर का नाम डालकर अपनी कॉपी पर कि पिछले अध्यायों में हम लोगों ने एक विमीय गति के बारे में पढ़ा था, लेकिन यदि द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति हो रही हो तो किसी भी वस्तु की स्थिति बताने के लिए सदिशों की आवश्यकता पड़ेगी। आगे बात समझ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सदिश और अदिश को समझेंगे। सबसे पहली चीज कि सदिश क्या होते हैं। देखिए, मान लो आपसे कह दिया जाए कि आपके और मेरे बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर, 108 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे है हमारी प्यारी नेमो। मेरे और नेमो के बीच की दूरी कुछ ज़्यादा ही हो गई है, 108 किलोमीटर। नेमो कोई लड़की है या लड़का है, कुछ भी समझ लो। अब यहाँ से हो गया 108 किलोमीटर हमारे और नेमो के बीच की दूरी हो गई। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से समझना, मैंने कहा मेरे और नेमो के बीच की दूरी है, दूरी बताई मैंने, क्या मैंने इसमें डायरेक्शन बताया कि मेरे और नेमो के बीच की दूरी इतने किलोमीटर है और मैं नेमो से उत्तर दिशा में दूर हूँ। समझ गए बात को। तो जब भी दिशा का ज्ञान हो जाएगा तो उसे हम लोग सदिश कहेंगे, और जब दिशा का ज्ञान नहीं होगा तो उसको हम लोग अदिश कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। ये 108 क्या है, ये जो 108 लिखा हुआ है ये इसका क्या है, ये 108 क्या है, मैग्नीट्यूड है, आई मीन इसका परिमाण है। तो ये क्या है, परिमाण, और ये क्या है, मात्रक है। इसका मतलब जो अदिश होगा उसमें परिमाण की केवल जरूरत पड़ेगी, मात्रक तो लिखा ही होगा, उसके बिना तो राशि कंप्लीट होती नहीं है, तो आपको पता ही है।
तो इतनी बात समझ में, अभी तो मैंने सिर्फ समझाना शुरू किया बच्चों। अब ये परिमाण होना चाहिए और इसका मात्रक होना चाहिए। मात्रक के बिना राशि होती ही नहीं है, तो आपको पहले चैप्टर में बताया गया, ठीक है। तो इसका मतलब परिमाण हो गया और मात्रक। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अदिश राशियाँ क्या होती हैं, वह राशि जिसमें केवल क्या हो, जिसमें केवल किसका ज्ञान हो, परिमाण का ज्ञान हो या परिमाण दिया हो, ठीक, केवल परिमाण। और वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या बेटा दिया हो, दिशा भी हो, दिशा का भी ज्ञान हो। आई होप बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि सदिश राशियां वो होंगी जिसमें हमें क्या होगा, दिशा का भी ज्ञान हो। राइटिंग भी समझ में आ गई होगी कि वह राशि जिसमें केवल परिमाण का ज्ञान हो, वह राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा का भी ज्ञान हो, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर बच्चों, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग इनके कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें केवल क्या होना चाहिए, परिमाण होना चाहिए, और इसमें क्या होना चाहिए, परिमाण के साथ साथ बेटा क्या होना चाहिए, दिशा भी होनी चाहिए, दोनों चीज होनी चाहिए। मतलब परिमाण दोनों में कॉमन है, दिशा केवल वेक्टर के पास होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। आई मीन सदिश राशियां कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो दूरी क्या है, दूरी एक कैसी राशि है, दूरी एक अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि हमें केवल ये पता होता है कि मेरे और आपके बीच की दूरी कितनी है। लेकिन अगर मैं बात करूं विस्थापन की, तो विस्थापन एक ऐसी राशि है जिसमें दिशा का भी ज्ञान होता है। आ रही बात समझ में, जिसमें दिशा का भी ज्ञान होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि चाल ये एक अदिश राशि है, और मैं बात करूं तो वेग ये एक सदिश राशि है, वेलोसिटी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि मान लो मेरे और मतलब वो इतने वेग से चल रहा है, अगर मैंने कहा कि मेरी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन मैं ये कह दूं कि मेरी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा उत्तर की ओर है, तो यही चाल क्या बन जाएगी, वेग बन जाएगी। इतनी बात बच्चों आ गई होगी समझ में कि ये क्या हो गया, ये हमारा विस्थापन हो गया, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं एक और एग्जांपल लूं तो कार्य, जैसे मैंने कहा कि मैंने कितना कार्य किया, मैंने 6 जूल कार्य किया। ये कैसी राशि हो गई, ये अदिश राशि हो गई, क्योंकि बेटा इसमें हमें दिशा का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं कि नहीं, बल आई मीन फोर्स, अगर मैं फोर्स की बात करूं तो मैं कहूंगा कि मैंने 6 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो फोर्स एक निश्चित दिशा में लगता है, इसलिए यह हमारी सदिश राशि हो गई। बच्चों इतनी बात भी समझ में आ गई होगी, ठीक। अब इसके बाद एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा नोटिस करने वाला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो आपको शायद बहुत कम लोग बताएंगे, मैं बताता हूँ आपको, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, वीडियो रोकिएगा, फिर से सुनिएगा और दिमाग लगाइएगा, फिर गूगल पे सर्च कीजिएगा, फिर कुछ भी कीजिएगा। धारा कैसी राशि है, आई मीन करंट। करंट में तो दिशा भी होती है। आपका सवाल का जवाब जो होगा, आप वीडियो को रोकने के बाद सोचेंगे और फिर कहेंगे कि जो हमारी करंट होती है, आई मीन जो धारा होती है, वो सदिश राशि होती है। नहीं बच्चों, ये सदिश राशि नहीं होती है, ये अदिश राशि होती है। तो इसका मतलब ये जो हमने लिखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो ये था कि विद्युत धारा अदिश राशि है। आ रही मेरी बात समझे? तो ये विद्युत धारा अदिश राशि है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है। बेशक इसमें दिशा का ज्ञान होता है, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सदिश राशियों के होने, जो भी सदिश राशि होगी उसमें दिशा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसमें भी दिशा हो वो हमेशा सदिश हो।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो एनसीईआरटी बुक को फॉलो करती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और यही एक ऐसा अपवाद है कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है। सो आई होप बच्चों आप सभी को सदिश और अदिश के बारे में पता चल गया होगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर स्थिति एवं विस्थापन सदिश क्या होता है। आई मीन पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, जल्दी से समझते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई एक ये ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे है। आई मीन ये इसकी को यहाँ पर कोई एक वस्तु है जो कि हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहेंगे। आ गई बात समझ बच्चों। ये जो है अब हमें द्विविमीय गति दिखानी है यहाँ पे। सो मान लो यहाँ पे हमने एक ऐसे एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष खींचा, एक्स अक्ष हो गया और एक वाई अक्ष हो गया। यहाँ पे एक कोई ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से यहाँ तक ये जो हो ये क्या है, ये हमने इसका मूल बिंदु माना, जो कि आप जानते ही हैं, आपने 10th क्लास में मैथ तो पढ़ी होगी, ओरिजिन कह दिया मैंने इसको। यहाँ से यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट है सो मान लो ये इसकी पोजीशन 1 है, आई मीन ये इसकी P1 अवस्था है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी इसको हम लोग कहेंगे R1 वेक्टर। क्या कहेंगे? R1 वेक्टर। ये चिन्ह क्यों लगाया जाता है मैं अभी आपको बताऊंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से ये वस्तु है मूव करती करती मान लो यहाँ पे पहुँच गई, तो यहाँ से जब पहुँच गई है तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, ये इसकी P2 अवस्था हो गई। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की जो O से लेकर P तक के बीच की जो दूरी है या जो भी चीज़ है उसको हमने R2 नाम दिया। आई बात समझ में? अब उसके बाद आई होप दिख तो रहा ही होगा ना। अब उसके बाद हमने इन दोनों को मिला दिया और जो ये आया है P1 से लेकर P2 तक की दूरी, ये कहलाएगी हमारी कौन सी सदिश? विस्थापन सदिश कहलाएगा। और जो R1 और R2 हैं वो हमारे स्थित सदिश कहलाएंगे। बताइए, आई होप इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले स्थिति और विस्थापन सदिश को लिखने से पहले लिखेंगे कि माना कोई कण किसी समतल, अब समतल क्या होता है? मतलब प्लेन, ठीक है, एक्स और वाई। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ये आप देख सकते हो, ये आपकी 11th क्लास की बुक है इंग्लिश की। ये जो आप मान लो प्लेन देख रहे हो, ठीक है, ये प्लेन है, तो इसमें ये प्लेन है पूरा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। आप इसको जेड नहीं कह सकते हो कि हाँ सर ये जेड है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है। अब मैं बात करूँ इसमें, चलो दिखाई देता हूँ, आज अपना थोड़ा सा कुछ दिखा देता हूँ। देखो ये एक ऐसे लाइन, ये हमारी कौन सी हो गई? ये वाली जो खींचा बच्चों, ये वाली जो खींचा है, ये कौन सी हो गई? ये वाई हो गई। इसको मिलाया तो ये कौन सा हो गया? एक्स हो गया। अब यहाँ पे कोई एक जो है, यहाँ पे ऐसे रखा मैंने, ये है। अभी ये मूव करते करते यहाँ आ गया, तो ये जो स्थिति, ये वाला हिस्सा पॉइंट देख रहे हो, ये हमारा P1 हो गया और मूव करते यहाँ आ गया तो ये हमारा P2 हो गया। आई होप इतनी बात समझ गई। और इसके बीच का जो ये आएगा यहाँ पे, ये वाली लाइन, ये कहलाएगी हमारी विस्थापन सदिश और ये वाली कहलाएगी हमारी स्थित सदिश। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी कि स्थित सदिश जो हमारा होगा वो केवल यहाँ पे इस वाले पॉइंट से मतलब है उसका, बाकी ये पथ से उसका कोई लेना देना नहीं है। समझ गया? तो इसका मतलब ये हमारा स्थित सदिश केवल ये कण की स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि उसके पथ पर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। सो इतनी बात समझ में आ गई कि माना कोई कण किसी समतल में P1 बिंदु पर है, P1 बिंदु पर है तथा T1 समय बाद वह कहां पहुंच जाता है? P2 पर पहुंच जाता है। तब जो हमारी O से लेकर P तक की दूरी होगी, O से लेकर P1 तक की जो दूरी होगी वो कहलाएगी हमारी R1 वेक्टर। इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्थित सदिश। और O से लेकर P2 तक की जो दूरी होगी वो R2 वेक्टर होगी। इसके ऊपर चिन्ह लगाएंगे, अब इसका मतलब हम आपको बताएंगे। इनको बच्चों कहेंगे हम लोग कौन से सदिश? स्थित सदिश।
ठीक। उसके बाद हम लोग निकालेंगे विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश निकालने के लिए मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना, विस्थापन सदिश को निकालने के लिए हमने इन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया। इसका मतलब विस्थापन सदिश हमारा कौन सा क्या हो गया, विस्थापन सदिश हो गया हमारा P1 P2, जो कि क्या होगा, हम लोग OP1 में से इस OP2 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे, OP1 में से हम लोग OP2 को माइनस करेंगे, या जो भी चीज़ ज़्यादा होगी OP2 से माइनस कर लो, ठीक, जो भी दूरी ज़्यादा हुई। उसके बाद इसके ऊपर वेक्टर लगाएंगे। अब उसके बाद ये OP2 है क्या, R2 है। ये जब न्यूमेरिकल कराएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसका मतलब ये हमारा कौन सा सदिश निकल आया है, विस्थापन सदिश। तो विस्थापन सदिश की अगर परिभाषा लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि अतः विस्थापन सदिश स्थित सदिशों के अंतर के बराबर होता है। किसी कण का विस्थापन सदिश उनके स्थित सदिशों के अंतर का बराबर होता है। जो वैल्यू ज़्यादा होगी इसलिए अंतर बोला गया है, ठीक, आरी बात में, तो अंतर के बराबर होता है, खत्म, ठीक। स्थित सदिश, इसके आगे लिख सकते हो, स्थित सदिश केवल कण की स्थिति पर निर्भर करता है, ना कि उसके पथ पर। ये भी बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा स्थिति और विस्थापन सदिश। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। अब ये डायग्राम बना लीजिएगा, और डायग्राम बनाने के बाद जितना मैंने लिखवाया है वो लिख लीजिएगा, नीचे डिफिनेशन लिख लीजिएगा। आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, अगर आप P2 नहीं लिखना चाहते तो P और Q लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद कि सदिशों का निरूपण कैसे किया जाएगा। अब ये हमारे पास नया टॉपिक, सदिश राशियों का निरूपण, आई मीन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज, इसके बारे में देखेंगे। मान लीजिए कि आपसे बोला गया है कि कोई एक कार है, जो कार क्या है, उत्तर दिशा में जा रही है। तो सबसे पहले तो दिशा का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे पूर्व, यहाँ पे पश्चिम, यहाँ पे उत्तर और यहाँ पे दक्षिण। आपसे बोला गया है कि कोई कार किसी उत्तर दिशा में जा रही है और जिसका वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड, या कुछ भी कह दो। तो इसका मतलब यहाँ पे है कार और यहाँ पे ये जा रही है ऐसे, ठीक, जाने दो। अब ये कह रहे हैं कि कोई कार A है, तो मान लो उसकी राशि को भी मुझे A से दिखाना है, तो हम लोग इसको A लिख देंगे और इसके ऊपर एक हम लोग चिन्ह लगा देंगे। जो ये हमने चिन्ह लगाया है ये वाला ऐसे, इसमें यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये हमने लंबाई खींची है ये उसका परिमाण बताएगा, और जो आगे ये नोक बनी हुई है ये इसकी क्या बताएगी, दिशा बताएगी। ये इसकी क्या बताएगी, दिशा बताएगी। आई होप बच्चों इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इसकी जो लंबाई है ये कौन बताएगा, ये बताएगी उसका, ये लंबाई इसकी बताएगी कि वो परिमाण इसकी वैल्यू कितनी है, और ये दिशा जो ये आप देख रहे हो, ये आगे की नोक जो बनी हुई ये वाली, ये इसकी दिशा को बताएगी, ठीक है। मैंने कहा था ये कार 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रही है, इसका मतलब 1 सेकंड में 10 मीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। कोई कार B है जो कहाँ जा रही है, जो पूर्व दिशा में जा रही है, जाने दो मेरे लाल, यहाँ से जा रही है ऐसे, जिसकी चाल 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसका मतलब 1 सेकंड में 20 मीटर, तो इसके डबल, तो देखो इसकी लंबाई ज़्यादा हो गई। अब इसकी ये जो आगे की नोक है ये क्या बता रही है, ये आगे की नोक जो बता रही है कि वो इस दिशा में जा रही है, और ये जो आगे की नोक है ये मतलब ये जो बाण देख रहे हो आप, ये बता रहा है कि हाँ वो उत्तर दिशा में जा रहा है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए हम लोग अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग करते हैं, और उन अक्षरों को मैं फिर बता दूं कि थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा बनाते हैं, मतलब डार्क बनाते हैं। ऐसे कर लिया और उसके बाद इसको थोड़ा डार्क कर देते हैं। आई बात समझे बच्चों? और उसके बाद इसके ऊपर एक चिन्ह लगा देते हैं ऐसे। तो ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, कि ये इसका मतलब क्या है। तो बस सदिश राशियों के निरूपण में लिख लीजिएगा कि सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए, सदिश राशियों को निरूपित करने के लिए अंग्रेजी के अक्षरों का उपयोग करते हैं जो थोड़ा सा मोटे होते हैं, और उनके ऊपर एक तीर का निशान लगाते हैं। तीर के निशान की लंबाई उनके परिमाण को बताती है, जबकि आगे की नोक
आगे की नोक उसकी दिशा को बताती है। खत्म। सदिश राशियों का रिप्रेजेंटेशन हो गया बच्चों। तो ये था सदिश राशियों का निरूपण। बस कुछ नहीं लिखना है, जितना मैंने बोला उसी को लिख लेना है और उसके बाद क्या कर लेना है, आपको उदाहरण के तौर पर ऐसे बना लेना है। बस ये बना लेना है और जिस तरीके से मैंने लिखा है बस ऐसे लिख लेना। ठीक है बच्चों, क्लियर। सदिश राशियों का निरूपण हो गया। अब हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, सदिश राशियों के निरूपण हो गया। अब हम बात करेंगे सदिश राशियों के वर्गीकरण के बारे में। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। चलो अब मैं आप सभी को एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूं। पहले यदि आप चाहें तो मुझे अब अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। जिस तरीके से आप लोग यूट्यूब पर फ्री पढ़ते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से बच्चों आप लोगों को वहां पर भी मेरे से ही पढ़ने को मिलेगा, जहां पर मेरी डेली क्लासेस होती हैं। जिसके लिए आपको एक कोड का यूज़ करना पड़ेगा। मेरा कोड है गुरुजी, और जो आप लोग नाम जानते ही हैं गुरुजी लाइव। ठीक है, ये है आपका कोड गुरुजी लाइव। सो इस कोड की सहायता से आप लोग मेरी क्लास को अनलॉक कर लेंगे, क्योंकि आपसे एक अनलॉक कोड पूछा जाएगा जिसके बिना अनलॉक क्लास नहीं हो पाएगी। तो गुरुजी लाइव कोड का यूज कीजिएगा, मेरे स्पेशल क्लासेस को देखिएगा। इनके जो दूरी विस्थापन ये सब आप लोग देख रहे हो ना, वहाँ पे सब कुछ पढ़ाया है। सो बेसिक भी स्ट्रांग होगा। आइए स्पेशल क्लासेस को देखिए और अपनी साइंस को स्ट्रांग कीजिए। ठीक है, चलो अभी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बेटा किसके, क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग सदिशों के वर्गीकरण के बारे में, आई मीन क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर, जो कि इस चैप्टर की जान है। जैसे कि समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर समान सदिश क्या है। समान सदिश दो ऐसे सदिश, बच्चों ध्यान से सुनना, समान सदिश दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी बराबर हो और जिनकी दिशाएं भी समान हो। आई बात समझ में? तो दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण क्या हो, समान हो, और साथ ही साथ उनकी दिशा भी क्या हो, समान हो, उन्हें कहते हैं समान सदिश। तो ये लिख लिया होगा आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ से यहाँ तक, ये इसकी सबसे पहले टेल कहलाती है और ये इसका हेड कहलाता है। ये भी बता दूं भाई, मान लो इसकी ये है हमारा ए, इसी के बराबर मैंने एक दूसरा बनाया जिसको मैंने कहा बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है वो बी के क्या है, बराबर है, और इनकी डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। इसका मतलब दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी बराबर हो और साथ ही साथ उनकी दिशाएं भी बराबर हो, उन्हें कहते हैं समान सदिश। और फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी और इनके ऊपर वेक्टर भी लगा देंगे। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद बात करेंगे असमान सदिश की, मतलब अनइक्वल वेक्टर। दो ऐसे सदिश जिनमें या तो परिमाण ना बराबर हो, या फिर दिशा ना समान हो, या फिर दोनों में से कोई एक चीज जो होनी चाहिए वो असमान होनी चाहिए। तो हम आप समान सदिश में लिखेंगे कि दो ऐसे सदिश जिनकी परिमाण और दिशा में से कोई एक या दोनों, कोई एक या कोई दोनों क्या होने चाहिए, असमान होने चाहिए, उन्हें हम कहते हैं असमान सदिश। हो गई बात। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं ऐसे, डायरेक्शन वाला बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या कर दिए कि ए और बी, हमने कह दिया कि ए इधर और बी इधर, इनकी देखो परिमाण बराबर नहीं है, क्योंकि ए छोटा है, बी की वैल्यू बड़ी है। तो ये क्या हो गए, असमान हो गए। अब इनको मैंने अगर पलट दिया और इनको ऐसे कर दिया, ठीक, ये हो गया। तो अब देखो ध्यान से, अगर मैंने यही मान लो ऊपर वाले दो सदिश हैं, इनकी डायरेक्शन को मैं एक को इधर कर दूं और ये वाला इधर रहे, तो दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण बराबर हो लेकिन उनकी दिशा बराबर ना हो, आई मीन समान ना हो, तो उनको हम लोग असमान तो कहेंगे ही, लेकिन उन्हें एक दूसरे नाम से भी जानेंगे जिसको कहते हैं विपरीत सदिश। इसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे नीचे कि दो ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर हो लेकिन उनकी दिशा जो है अलग हो या विपरीत हो, उन्हें हम लोग कहेंगे विपरीत सदिश। अंग्रेजी में इसे अपोजिट वेक्टर के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो मैं लिखकर इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने आपको समान बता दिया, असमान बता दिया, विपरीत मैंने नोट में लिखवा दिया। ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में कि दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण भी बराबर हो, जिनकी दिशा भी समान हो, उनको कहते हैं समान। और दो ऐसे सदिश जिनका परिमाण और दिशा में से कोई एक चीज क्या हो, असमान हो, तो या फिर दोनों असमान हो, उन्हें हम लोग कहेंगे असमान सदिश। ठीक इसी प्रकार अगर उनका परिमाण समान है लेकिन दिशा विपरीत है, तो उनको हम लोग कहेंगे विपरीत सदिश। क्लियर सी बात हो गई। अब उसके बाद आ जाओ कि हम लोगों का समांतर सदिश क्या होता है। सिंपल सी बात है, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, ये ए हो गया
और ये बी हो गया। ये कैसे सदिश है? दो ऐसे सदिश जो एक दूसरे के समांतर हो और उनकी दिशाएं भी क्या हो? समान हो, उनको हम लोग कहेंगे समांतर सदिश, पैरेलल वेक्टर। आगे बात सुनिए। लेकिन फॉर एग्जांपल ये हमारे समांतर तो हो लेकिन इनकी दिशाएं जो हैं वो भिन्न हो, क्योंकि बच्चा अगर ये छोटा भी है और ये बड़ा भी है तो समांतर ही ना, है तो समांतर ही ना। एक ट्रेन की पटरी ऐसा ही, दूसरी वाली ऐसे, अब एक को उधर से नाप रहे दूसरे को इधर से नाप रहे हैं, तो समांतर ही बच्चों ना, है ना? समझ में बात? तो इसका मतलब वो हमारे समांतर हो गए लेकिन समान इनके परिमाण नहीं, तो क्या हुआ? हो भी सकता है, होगा तो समांतर ही ना। तो समांतर होने की शर्त यह है कि केवल और केवल समांतर होना चाहिए बस, ठीक, और दिशा एक जैसी होनी चाहिए। अब अगर दिशा भी एक जैसी ना हो तो मन में सवाल आया होगा आपके कि सर अगर दिशा भी समान ना हो तो कोई बात नहीं, एंटी पैरेलल कह दो। एंटी पैरेलल मतलब प्रति समांतर सदिश, असमांतर नहीं, प्रति समांतर कहोगे, ठीक है, एंटी पैरेलल, क्योंकि उनकी डायरेक्शन क्या है? सेम नहीं है। सो इतनी बात समझ में आ गई होगी बच्चों, ठीक। अब इसी तरीके से 4 नंबर पे आ जाओ, संरेखीय सदिश। संरेखी देख के दिल धक 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 हुआ होगा। निर्देशांक ज्यामिति में कक्षा 10 में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 पढ़ा होगा, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा था ना, उसमें संरेखी का वर्ड आया था। संरेखी मतलब एक सीधी रेखा में हो। तो दो ऐसे सदिश जो क्या हो? एक सरल रेखा में स्थित हो, उन्हें हम कहेंगे संरेखीय सदिश। फॉर एग्जाम्पल ये इधर जा रहा था, उसके बाद आपने इसके ऊपर एक दूसरा बना दिया तो संरेखीय हो गए। इनके परिमाण बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, उससे आपका लेना देना ना है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? तो ऐसे लिख सकते हो, दो ऐसे सदिश जो एक सरल रेखा में स्थित हो उनको हम लोग संरेखीय कहेंगे, आई मीन कोलिनियर वेक्टर कहेंगे। अब समस्या यहां से शुरू हुई। ये जितने नीचे लिखे हुए हैं ये 4 इस चैप्टर पे, 4 ऊपर के आसान थे, 4 नीचे के थोड़े से कठिन है। कोई बात नहीं, पहले तो हम कोप्लैनर आई मीन समतलीय सदिश को समझने की कोशिश करेंगे। चलो एक मैं बात बताता हूँ बच्चों, देखना ध्यान से। अगर मैं बोलूँ ये है तो ये एक सरल रेखा है ना, इसको मिलाया मैंने ऐसे, तो इधर देखो ऐसे। मैं अगर प्लेन की बात करूं तो जितना जो ये वाला हिस्सा देख रहे हो ना, ये प्लेन है एकदम बच्चों। अगर ये बच्चों प्लेन है तो हम कहेंगे हाँ ये प्लेन है। और कोई भी सदिश है, मान लो यहाँ पे आके बैठ गया, आके यहाँ पे इस जगह पे आके बैठ गया, तो हम कहेंगे हाँ ये प्लेन में स्थित है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं मान लो ये देखो समकालीन भारत शिक्षा एवं इतिहास, ये हमने थोड़ा सा पढ़ना शुरू किया है, तो यहाँ पे ये आप देख रहे हो जो, मान लो दो ऐसे, इनको देखो एक समान है ना, यहाँ पे आएगा, मान लो स्थित है कोई भी, मान लो इस जगह पे जहाँ उंगली मेरी, तो यहाँ पे अगर बच्चों कोई है तो इसको हम कहेंगे समतलीय सदिश, आई मीन इसको हम लोग कहेंगे कोप्लैनर वेक्टर। और कोई भी दो वेक्टर हमेशा कोप्लैनर होंगे, चाहे उनको कहीं भी रख दो जाके, हमेशा कैसे होंगे? कोप्लैनर ही होंगे। देखो दो वेक्टर है, एक इधर को एक इधर को, अगर कोई यहाँ पे है तो इसको हम लोग कोप्लैनर नहीं बोलेंगे क्या? अच्छा इतनी बात समझ आ गई। अब मान लो कि एक में तीसरा और सदिश ले आऊं। अब मैं बात करूं कि ये लो 3 आ गए, मेरी बात ध्यान से सुनना, कि यहां एक चाहो तो लिख सकते हो कि समतलीय सदिश, दो ऐसे सदिश जो एक समतल में स्थित हो उनको हम कहेंगे समतलीय सदिश। कोई भी दो सदिश सदैव क्या होंगे? समतलीय होंगे। कोई भी होंगे बच्चा, एक इधर जाएगा दूसरा इधर जाएगा, लो कॉपी रखो, है ना, और मान लो तीसरा इधर भागे तो आपकी तरफ, तो समतलीय नहीं होंगे। इसका मतलब कोई दो समतलीय होंगे 100%, पर कोई 3 समतलीय 100% नहीं। कैसे? देखो यहां पे 3 सदिश हैं, ये देखो ये 3 सदिश है मेरे लाल, ठीक। अब उसके बाद इस तरीके से आपने कॉपी उठाई और इसके देखो इधर समतलीय है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसको ऐसे कर दूं तो क्या होगा? तो क्या ये समतलीय है? नहीं। देखो ये 2 समतलीय है बच्चों, पर ये वाला नहीं है। अगर मैं यही कॉपी नीचे से लगा दूं ऐसे, तो देखो ये वाले 2 समतल हो गए, है ना। इधर से लगा दूं तो ये 2 समतल हो जाएंगे, मतलब 2 तो समतल होंगे, ये बात तो तय है। लेकिन तीसरा हमेशा समतल हो ऐसा नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि एनी 2 वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लैनर, कोई भी 2 होंगे वो कोप्लैनर होंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चों, डिफिनेशन मैंने बोल ही दी है। अब आ जाओ एकांक सदिश।
तो वह सदिश जिसका परिमाण मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग कहेंगे एकांक सदिश यूनिट वेक्टर। वह सदिश जिसका परिमाण 1 हो उसे कहेंगे हम लोग एकांक सदिश। एकांक सदिश को बच्चों ऐसे नहीं लिखा जाता। इसको लिखने के लिए मुझे ए बनाना पड़ता है, या जो भी है, एक्स लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, जेड लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। अब मान लो तेरा नाम तेरा है, टी से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर कैप लगाओगे, टोपी पहना दोगे, है ना। तो जिसके पास 1 रुपया वो टोपी पहने हैं, है ना। मतलब परिमाण जिसका 1 है वो क्या करेगा, टोपी लगा लेगा। बच्चों आगे बात समझो। अब मान लो कि इसी एकांक सदिश का मुझे फॉर्मूला बताना हो तो क्या करोगे? तो पहले तो कॉपी पे लिखोगे कि वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 1 हो, उसे हम लोग कहेंगे एकांक सदिश। दिशा विशा बताने की जरूरत नहीं है, दिशा तो होगी ही ना, नहीं तो सदिश काहे होता फिर, समझ गए ना। तो ये एकांक सदिश होगा। एकांक सदिश को एक कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, एक कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक। अब उसके बाद इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। आई बात समझ में? यहां जो ये लिखा हुआ है ये मैग्नीट्यूड होना चाहिए इसका, मतलब इसके आगे एब्सोल्यूट, इसको एब्सोल्यूट में रखोगे। अब ये क्या होता है आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग। ये आप लोग 11th क्लास की और 12th क्लास की मैथ में भी पढ़ोगे, ठीक। 12th क्लास में आई थिंक है ये, 12th क्लास की मैथ में भी पढ़ोगे। तो आई होप एकांक सदिश आपको आ गया होगा समझ में। आ गई बच्चों ये बात समझ में, ठीक है। चलो इसी फॉर्मूले को एक दूसरी तरीके से भी लिखा जा सकता है। पहले तो ये होगा, और जब मॉड लगाओगे, मतलब मॉड एब्सोल्यूट का सिंबल लगाओगे, तो फिर ये सिंबल, ये ए के ऊपर कैप लगा देना, मतलब सॉरी वेक्टर लगा देना। लेकिन अगर मान लो, क्योंकि ये निकालना मैं आपको बाद में ही सिखाऊंगा कि कैसे निकाला जाता है, अभी तो नहीं बता सकता, नेक्स्ट क्लास में हो सकता है मे बी। अब उसके बाद ए वेक्टर और नीचे ए, मतलब जब कैप हट जाए, जब ये एब्सोल्यूट हटेगा तो वो उसका ये क्या कर देगा, वेक्टर वाला सिंबल हटा देगा। तो या करके आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक। इतनी बात समझ आ गई। अब बात करते हैं शून्य सदिश की। तो वह सदिश जिसका परिमाण 0 हो उसे हम लोग शून्य सदिश कहेंगे। वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो, 0 हो, उसे बच्चों हम लोग कहेंगे शून्य सदिश, ठीक है। उसे क्या कहेंगे, शून्य सदिश। अब आप सोच रहे हो अरे शून्य की क्या जरूरत थी, इतने सारे सदिश पढ़ लिए थे, तो शून्य की जरूरत है। जैसे 1 रुपया के पीछे अगर 0 लगा दिया जाए तो 10 रुपया बन जाता है ना। एक और लगा दो तो 100 रुपया बन जाता है। ठीक उसी प्रकार इन शून्य सदिश का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बात करूं तो ये में से ये अगर मैंने लिखा और मैंने कहा ए बी के बराबर है तो आंसर क्या आएगा बताओ? 0 आएगा मेरे लाल, 0 आएगा। अगर मैं कह दूं कि ए वेक्टर में कोई 0 जोड़ दिया जाए, 0 वेक्टर जोड़ दिया जाए तो आंसर क्या आएगा बताओ बच्चों? ए वेक्टर ही तो आएगा। मतलब 0 का भी बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अब ये रोल कब काम आएगा आगे बताऊंगा न्यूमेरिकल में। सो शून्य सदिश वह सदिश जिसका परिमाण 0 हो उसे हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। इसे 0 वेक्टर द्वारा लिखा जाता है। आगे बात सुनने, इसे 0 वेक्टर द्वारा लिखा जाता है। बच्चों इतना लिख लो जल्दी से, ठीक है? इतनी बात समझ आ गई, ठीक। और एक लाइन और लिख सकते हो, शून्य सदिश के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। संपाती का मतलब समझ गए? संपाती का मतलब एक ही बिंदु पर होता है ना, ये खिसकेगा क्या? जब परिमाण 0 है तो ये यही रहेगा ना, तो इसका मतलब ये शून्य है, इसका सब कुछ शून्य होगा, इसका प्रारंभिक बिंदु भी यही है और इसका अंतिम बिंदु भी यही है। खत्म बच्चों। इस तरीके से हम लोगों ने सातों सदिश के बारे में पढ़ लिया। अब बात करेंगे हम लोग लंब कोणीय सदिश के बारे में। लंब कोणीय एकांक सदिश ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, ठीक है। अब लंब कोणीय एकांक सदिश क्या होता है, चलो समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने बनाया वाई अक्ष, एक्स अक्ष और जेड अक्ष। तीनों मैंने अक्षों को बना दिया। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। ये डायग्राम बनाना पड़ेगा आपको इस वाली डिफिनेशन में। अब उसके बाद बच्चों ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ये इसका मूल बिंदु है, मूल बिंदु है। यहाँ से मैंने कोई एक एकांक सदिश लिया, मान लो मैंने ये ले लिया, और यहाँ से ले लिया मैंने कोई एकांक सदिश, मान लो ये एकांक है, इसका मतलब इसका परिमाण 1 है। बात समझ में आ गई ना, इसका परिमाण 1 है। अगर एक्स अक्ष के अनुदिश है तो हम लोग इसको आई कैप द्वारा लिखते हैं। आई बात समझ में?
आई कैप द्वारा हम लोग लिखते हैं, और अगर वाई एच के अनुदिश है तो हम लोग इसको जे कैप द्वारा लिखते हैं। कैसे लिखते हैं बच्चों? जे कैप द्वारा लिखते हैं। अगर ये जेड के अनुदिश है तो हम लोग इसको के कैप द्वारा लिखते हैं। तो आप लिख सकते हो कि लंबकोणीय एकांक सदिशों, लंबकोणीय एकांक सदिश को निरूपित करने के लिए लंबकोणीय अक्षों, क्योंकि अगर मैं एक्स अक्ष की बात करूं तो ये गया, वाई अक्ष की बात करूं तो ये देखो रेड वाला, और जेड अक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये वाला। अब ये कॉपी के बाहर नहीं निकल सकता था जेड अक्ष, इसलिए इसको ऐसे तिरछा ही बनाया जाता, क्योंकि ऐसे थोड़ी बना सकते हो। समझ भाई बात? तो इतनी बात समझ आ गई। यहां देखो 90 डिग्री का एंगल है, यहां देखो 90 डिग्री का एंगल है, और कहीं भी देख लो बच्चों, हर जगह पे 90 डिग्री का एंगल है। तो इस तरीके से हम लोगों ने लंबकोणीय एकांक सदिश को भी समझ लिया कि लंबकोणीय एकांक सदिश को निरूपित करने के लिए एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष पर कोई 3 एकांक सदिश आई, जे और के लेते हैं, और उसके बाद इन सभी का अगर हम लोग मॉड निकालना चाहें, आई मीन एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना चाहें तो 1 आएगी, जे की भी निकालना चाहेंगे तो भी 1 आएगी, और के की भी निकालना चाहेंगे तो कितनी आएगी? 1 आएगी। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना लिखने के बाद आप लोग बस इतनी सारी डिफिनेशंस को लिख लीजिएगा जैसा जैसा मैंने बोला है। अब हम बात करेंगे सदिशों के बीच के कोण के बारे में। तो चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग बात करेंगे सदिशों के बीच के कोण के बारे में, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। इसका मतलब दो सदिशों के बीच का कोण। मैं टू कर रहा था तो मेरी नज़र जो है वो पीछे की ओर जा रही थी, मैं सोच रहा था टू तो मैंने लिखा ही नहीं, लिख दिया बच्चों। दो सदिशों के बीच का कोण। अब एक सदिश मान लो, देखो बच्चों इसे समझना है, इसे कॉपी पे ऐसे ही नोट करना जैसे मैं बताऊंगा। ये खेल है थोड़ा सा जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएगा। देखो बच्चों, एक मान लो वेक्टर जो है वो ऐसे जा रहा है और दूसरा वेक्टर मान लो ऐसे जा रहा है। आपसे बोला गया कि इनके बीच का कोण ज्ञात करो और बोल दिया गया कि इनके बीच का कोण निकालो। तो आप क्या करोगे, ऐसे मेजर कर दोगे, चांदा लाया और मेजर कर दिया, कितना आ गया, मान लो 30 डिग्री का एंगल आ गया। ठीक है, अब उसके बाद ये तो पहला हो गया कि मान लो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो। अब मान लो कि ऐसे है और ऐसे है, ये ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है, या मान लो पलट दिया जाए, इसकी डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे नहीं है यार, ऐसे है, और ये नहीं बनने वाला लाल। देखो ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है और इसकी डायरेक्शन ऐसे है। अब आपसे बोला गया है कि इनके बीच का कोण निकालो, और आप झट से चांदा लेकर आए और नापा, आपने कहा सर जी 30 डिग्री, खत्म, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे एक नया मेथड काम आएगा और वो मेथड है आपका हेड टेल मेथड। ये मेथड हमने अपने टीचर से पढ़ा था, हेड टेल मेथड। ये क्या होता है, मतलब अगर हेड है, हेड टेल मेथड नहीं, वो आगे भी पढ़ोगे, हेड मेथड, हेड मेथड एंड टेल मेथड। ठीक, ये देखो, मतलब यहां पे देखो टेल से टेल मिल रहा था तो इसका मतलब ये सही था। यहां पे इसका टेल और इसका हेड मिल रहा था। हेड टेल जानते हो कि नहीं है? ये देखो सिक्का तो जानते हो ना, ये वाला देखो हेड, मतलब ये इसका हेड होगा, ये इसका टेल होगा। आई बात समझे? तो यहां पे देखो, यहां पे इसका टेल और टेल था, यहां पे इसका हेड है और ये इसका टेल है, तो ये गलत है। तो इसको सही बनाना पड़ेगा, इसको कुछ शिफ्ट करना पड़ेगा। तो चलो देखो, अब या तो टेल से टेल मिला दो और या तो हेड से हेड मिला दो। अब मान लो कि ये वाला तो मुझे रेड वाला तो ठीक ठीक दिख रहा था, इसको मैंने ऐसे किया, और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो इसको मैंने थोड़ा शिफ्ट किया। ये मान लो रेड वाला तो ऐसे दिख रहा था, अब ये जो ग्रीन वाला जो ऐसे बना था इसको हम थोड़ा सा आगे खिसका के लाएंगे। चलो ऐसे लेकर आए, ठीक, डॉटेड बना दिया। अब देखो इसके बीच का कोण यहाँ पे कितने था, 30 डिग्री था। तो बताओ अब कितने डिग्री का, ये वाला कोण कितने डिग्री का आएगा, 180 में घटा दोगे तो आएगा 150 डिग्री। तो याद रखना, यहां पे ध्यान देना कि ये हमारा दो सदिशों के बीच का जो कोण होगा वो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री।
आई बात समझ में? तो मान लो ये ए है और ये बी है, आप इसका आंसर कैसे लिखोगे ये लिख लेना बच्चों यहाँ पे, ठीक है। यहाँ लिखोगे ए व बी के बीच का कोण, अब ये सब काम आएगा पेपर में, अभी आगे मतलब काम आएगा, का कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री का। यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये ए हो गया और मैंने इसको कहा कि मान लो ये बी है, तो ए बी के बीच का कोण ये कितना है, मान लो ये हमारा ए वेक्टर है और ये मान लो हमारा बी वेक्टर है, कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ लिखोगे या ए व बी, अभी 2 में लिख दिया, इसके बाद नहीं लिखूंगा, अपने आप लिखना, ए व बी के बीच का कोण कितने डिग्री बच्चों, 150 डिग्री। आई होप बच्चों इतनी बात समझ में आ गई। इसी तरीके से कुछ और इन्वेंशन करते हैं, कुछ और चीज़ों को देखते हैं। चलो अब मान लो एक ऐसे हो जो इधर को जा रहा हो और एक ऐसे हो जो बच्चों इधर को जा रहा हो। अब आपसे बोला जाए कि कोण बताइए कितना होगा, आप लेके आए चांदा प्रकाश, आपने नाप दिया, कहा सर जी इतना होगा। तो जब सर जी ने इतना नापा तो सर ने कहा रे अब गलत है, गलत हो तुम, क्यों? क्योंकि एक सीमा होती है कोण की, वो सीमा क्या होती है, कोई भी कोण होगा, याद रखना, अब ये चीज इसके नीचे नोट में होनी चाहिए आपकी कॉपी पे, 2 सदिशों के बीच का कोण सदैव डैश क्या होगा, थीटा जो होगा वो 180 डिग्री से कम होगा और या उसके बराबर भी हो सकता है, और वो 0 से ज़्यादा भी होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे कि अब ये कोण अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं ये वाला कोण निकालूंगा, ये वाला जो कि कितना आएगा, मान लो नापा और आ गया आपका कितना 45 डिग्री का, तो ये कोण माना जाएगा, बढ़का वाला कोण नहीं माना जाएगा, छोटका वाला कोण माना जाएगा। तो इसका मतलब ए व बी के बीच का कोण, ए व बी के मतलब 2 क्वेश्चन आसान सिखाए, फिर यहाँ कठिन पे आया, अभी और कुछ बताऊंगा, के बीच का कोण कितना हो जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। समझ में आई बात? समझ गया होगे नहीं, है ना? समझ गया होगे ना लाल? चलो अभी आगे देखते हैं, कुछ और देखते हैं। 3 हो गए, देखो अब इसको देखो चौथा। अब मान लो एक ऐसे है और एक ऐसे है, ठीक, इनकी डायरेक्शन जो है वो ऐसे है। अब बोला गया कि ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब बताइए कि इनको कैसे हम लोग निकालेंगे, ठीक। देखो अब ये ए वाला इधर जा रहा था, जाने दो मेरे लाल। अब इस बी वाले को हम ऊपर लेकर जाएंगे, कुछ समझ में आई बात? इसका मतलब ये जो हमने बनाया है ये डॉटेड बना देंगे हम लोग, और इसको हम ओरिजिनल वाला हमारा ये हो गया। तो ये बी वेक्टर हो गया कि नहीं, इसको बनाने की जरूरत नहीं, ये बी वेक्टर हो गया। इसका मतलब ये कोण जितना था तो उसमें से मान लो ये कोण हमारा कितना था, मान लो हमने कहा कि 35 डिग्री था, तो 35 को 180 में घटा दोगे, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 145 डिग्री हो जाएगा। कुछ समझ में आई बच्चों बात कि ये वाला कोण कितने डिग्री का हो जाएगा, 145 डिग्री का। ये देखो 180 से कम है, ज़्यादा नहीं है। समझ गया बच्चों? तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि टेल से टेल को मिलाना और हेड से हेड को मिलाना। फॉर एग्जांपल इसी क्वेश्चन में मैं एक दूसरे तरीके से इसको बताना चाहूँ तो ऐसे कर सकता हूँ। देखो ये जो लिखा है ना, इसको पीछे लेकर आओ या फिर इसको इधर लेकर जाओ। तो चलो इसको इधर लेकर आते हैं, मतलब ये लाइन इधर जा रही थी, इस वाले को यहाँ लेकर आओ, ऐसे ऐसे ऐसे, इस वाले को खिसका के शिफ्ट कर लो, टेल से टेल मिल गया। अब देखो जब टेल से टेल मिला तो यहाँ पे हमने ऐसा किया और यहाँ पे कितने डिग्री का कोण था बच्चों, ये 35 था। तो ये कितना होगा बताओ, ये कितना होगा, समांतर चतुर्भुज के जो ये वाले कोण होते हैं ना, इन दोनों का योग कितना होता है बच्चों, कितना होता है पता है ना? आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में इस तरीके का कुछ रूल ऐसे करके पढ़ा होगा, याद करो याद करो, इन दोनों का योग अंतःकोण, समझ गए? तो ये अंतःकोण है, आई बात समझ में? तो ये वाले कोण जो देख रहे हो आप, इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा बताओ, 180 डिग्री का। तो इसका मतलब ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 145 डिग्री का। क्लियर हुई इतनी बात? तो इस तरीके से अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। समझ गया बच्चों? ये हो गया 2 सदिशों के बीच के कोण का निकालने का तरीका। हेड से हेड को मिलाएंगे, टेल से टेल को मिलाएंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। अब हम लोग
अब आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, हमने आज की क्लास में सदिश पढ़ा, अदिश पढ़ा। हमने आज की क्लास में ये पढ़ा कि दो सदिशों के बीच का कोण कैसे निकलेगा। हमने आज की क्लास में पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। हमने आज की क्लास में पढ़ा कि स्थित सदिश और विस्थापन सदिश क्या होता है, पोजीशन वेक्टर, और हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में देखा। क्लास कैसी लगी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कमेंट करके, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा। दिमाग चकरा गया है, कोई बात नहीं, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का पार्ट करेंगे। ये हमारा पार्ट नंबर 1 था और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो जिसका वीडियो आपको कल मिलेगा, क्योंकि जब मैं कोई चैप्टर शुरू करता हूं तो बिल्कुल उसको कंटिन्यू करते हुए चला जाता हूं। तो अभी कल हम लोग उस दूसरे वीडियो को करेंगे और मिलेगा 100%, कल वीडियो मिलेगा उसका। चलिए इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं यहीं पे। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।